चलो आज की क्लास में एक अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको हिंदी में बोलते हैं वेतन से आय। समझना पहले ये चैप्टर क्या है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम को कितने हेड में डिवाइड किया गया है? 5। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो पांचों हेड में से सबसे पहला हेड कौन सा आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट। आप बुक खोल के देखोगे ना तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के 2 चैप्टर दिखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो पहला चैप्टर जो है ना इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें जब एम्प्लॉय नौकरी करते रहता है तब की बात होती है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, नौकरी करते रहता है तब की बात। और पार्ट 2 में जब नौकरी से रिटायर हो जाता है, तो आप लोग सुने होंगे बहुत लोग रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन मिलना चालू हो जाती है, पीएफ का पैसा मिलता है, ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। तो उसके बारे में बात हम सैलरी 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी सैलरी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सैलरी का कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट 1 है। इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 है ये। ठीक है, अब क्या है समझना। हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप अपने आप को एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। भाई इनकम किसको होगी? जिसको सैलरी मिल रही है इसको इनकम होगी ना। तो इनकम मिल किसको रही होगी? एम्प्लॉय को। ठीक, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर 2 लोग होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर, जिसको मैं ER लिखूंगा, एम्प्लॉयर। और दूसरा क्या होता है? एम्प्लॉय, EEE। एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से कुछ काम करवाता है, मतलब उसको नौकरी पर रखा है और उसके बदले उसको क्या पे करता है? सैलरी पे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूवी को मैंने 500 रुपए दे दिया, लो यूवी 500 रुपए रखो। उससे मैंने कुछ काम करवाया, ये लो 500 रुपए रखो बोला। तो यूवी को जो 500 मिला वो उसके लिए सैलरी है क्या? ना मैं उसका एम्प्लॉयर हूं ना वो मेरा एम्प्लॉय है। हाँ, उसकी इनकम हुई है, 500 रुपए की इनकम हुई उसकी। मैं बोल दिया चलो इतना सारा टाइपिंग करने का काम है आप कर दो, मैंने उसको नौकरी में नहीं रखा। तो उसके लिए इनकम है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाने के लिए वहां पर 2 लोग होना जरूरी है। कौन कौन? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन डेवलप नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयर से मिलने वाली चीजों को हम, मतलब किसी को किसी से मिलने वाली चीजों को हम सैलरी नहीं बोल सकते। आ गई बात समझ में? जैसे आप लोगों से मेरे को फीस मिलती है तो वो मेरे लिए क्या सैलरी है? नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे एम्प्लॉयर थोड़ी हो और ना ही मैं आप लोगों का एम्प्लॉय हूं। तो इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कहलाएगी, वो मेरे बिजनेस की इनकम कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए किसका किसका होना जरूरी है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा, जो भी, वो सब क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाएगा। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा वो सैलरी कहलाएगा। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर पैसा दे रहा है, पैसा, तो वो भी सैलरी है। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं दे रहा है, सुविधाएं मतलब मकान दे दिया रहने के लिए, कार दे दिया चलाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें उसके सैलरी में जुड़ जाएगी। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर डायरेक्ट कुछ पेमेंट करता है तो वो तो सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉयर सुविधाएं देने के बहाने वो अगर एम्प्लॉय का पैसा बचा रहा है तो वो भी सैलरी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए एक मकान दे दिया, तो इसके कारण से एम्प्लॉय का कितना रुपए बच गया? 10,000 पर मंथ बच गया। तो 10,000 पर मंथ बच गया, मतलब पैसा ना जाना भी पैसे आने के बराबर होता है। तो एम्प्लॉय का इतना रुपए बचा दिया ना एम्प्लॉयर ने, तो ये उसके लिए सैलरी कहलाएगा। ये इसके लिए क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाएगा।
तो इतना याद रखो अभी कि सैलरी को सैलरी कहलाने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं राशिद को पूछूंगा, राशिद कहीं जॉब करता है, मैं पूछूंगा भाई आपकी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, मान लो 20,000 रुपए पर मंथ मिलता है तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 सैलरी है। इतना ही आसान रहता तो चैप्टर थोड़ी बनता। सैलरी की इनकम निकालना इतना अगर आसान होता तो इसके लिए चैप्टर थोड़ी बनाते। तो सैलरी के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले इंक्लूड होता है क्या, पेमेंट्स। क्या इंक्लूड होता है, पेमेंट। दूसरे नंबर पर क्या आता है, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब भत्ते। और तीसरे नंबर पर क्या आता है, परक्यूजिट्स। सैलरी तीन चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। पहला क्या है, पेमेंट, दूसरा क्या होता है, अलाउंसेस, तीसरा क्या होता है, परक्यूजिट्स, अनुलाभ, भत्ते और भुगतान। एम्प्लॉयर के यहां पे काम करने के बदले एम्प्लॉय को जो दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर के यहां पर काम करने के बदले एम्प्लॉय को जो दिया जा रहा है उसको बोलते हैं पेमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट्स। काम करने के अलावा कुछ एडिशनल पेमेंट भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है। मतलब जो मेन पेमेंट है, मेन पेमेंट समझते हो ना, उसके अलावा भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ कुछ पे करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलाउंसेस, भत्ते। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट में जिन लोग हैं उन लोगों को एक अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस। पुलिस डिपार्टमेंट में जिन लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को वर्दी पहनना पड़ता है कि नहीं, तो वर्दी को मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से वर्दी भत्ता मिलता है। क्या मिलता है, वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। आ गई बात समझ में। मान लो किसी कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर अपने काम से किसी को बाहर भेज दिया, जाओ बाहर मेरा काम करके आओ, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा देगा। पेमेंट तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा, एक्स्ट्रा पैसा देगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो रिकवरी ऑफिसर है। रिकवरी ऑफिसर मतलब जिन लोन लिए रहते हैं ना, तो पैसा नहीं चुकाते तो रिकवरी का काम करता है वो। तो उसको वहां से 30,000 रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ। ठीक है, प्लस वो अगर फील्ड में चला गया तो फील्ड का उसको बिल लगाता है और वहां से क्या मिलता है, पैसा मिल जाता है। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं क्या, कि पेमेंट जो काम करने के बदले दिया जा रहा है उसको तो पेमेंट बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन काम करने के अलावा एम्प्लॉयर किसी स्पेशल पर्पस के लिए और पैसा देता है तो उसको क्या बोलेंगे, अलाउंसेस। तीसरा परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ, मतलब सुविधाएं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं जैसे मकान दे दिया रहने के लिए। वैष्णवी आप लोग कहाँ रहते हो, क्वार्टर में रहते हो? क्वार्टर किसका है? इनके पापा पुलिस में है तो इनके पापा को क्वार्टर मिला हुआ है। ठीक है, तो वहां पर इन लोग रहते हैं, तो क्वार्टर का किराया ना के बराबर रहता है, ना के बराबर। मतलब इतनी बड़ा मकान होगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल किराया लेता होगा उनका डिपार्टमेंट, है ना। तो जो मकान मिला हुआ है आप लोगों को रहने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, परक्यूजिट्स। क्या बोलेंगे, परक्यूजिट्स। पेमेंट और अलाउंस जो होता है ना वो रुपयों के फॉर्म में होता है, मतलब कैश में दिया जाता है, कैश में। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा तो पैसा देगा, भत्ते देगा, अलाउंस देगा तो भी पैसा देगा। लेकिन परक्यूजिट जो होता है ना, परक्यूजिट्स रुपए के फॉर्म में नहीं होता है, सुविधाएं होती है, सुविधाएं। मकान दे दिया, मकान दे रहा है ना भाई, पैसा थोड़ी दे रहा है रहने के लिए। कार दे रहा है यूज करने के लिए, कार दे रहा है यूज करने के लिए, तो क्या है ये, पैसा मिल रहा है कि सुविधा मिल रही है, सुविधा है। तो परक्यूजिट जो होता है ना वो सुविधाएं होती है, ये मोनेटरी नहीं होता, नॉन मोनेटरी होता है। और ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनेटरी, मनी के फॉर्म में होते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मैंने अभी तक आप लोगों को दो चीजें बताई कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी को सैलरी कहलाने के लिए वहां पे क्या होना जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी। आगे, सैलरी के तीन कंपोनेंट होते हैं। सैलरी के कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन। पहला क्या होता है, पेमेंट, दूसरा क्या होता है, अलाउंस, तीसरा क्या होता है, परक्यूजिट। इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट, किसी की भी अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो इस फॉर्मेट का यूज किया जाएगा।
सबसे पहले क्या लेना है? पेमेंट लेना। पेमेंट कोई एक आइटम नहीं है, ये एक हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मैं लिस्ट लिखवाऊंगा पूरा पेमेंट का आप लोगों को, ठीक है। पेमेंट के अंदर बहुत सारे आइटम आते हैं, ये एक हेडिंग है, हेडिंग। तो पेमेंट्स ले लिए। सेकंड नंबर में क्या लेते हैं? अलाउंसेस। थर्ड नंबर में क्या लेते हैं? परक्विजिट। ये तीनों लेने के बाद आप तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। इसमें माइनस क्या करेंगे? डिडक्शन। डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन के अंदर तीन चीजें आती है। पहला क्या आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा क्या आता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीसरा क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो ये तीन चीजों की डिडक्शन मिलती है। ये तीन चीजों को यहां पर ग्रॉस सैलरी में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो 2 मिनट आप लोग फॉर्मेट को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। आप लोग इंडिया का मैप देखे हो और वर्ल्ड का मैप देखे हो? आप कभी भी मैप खोलना और सबको पूरा जूम आउट कर देना। जूम आउट समझते हो ना? तो आपको पूरी पृथ्वी दिखेगी। तो जैसे जैसे जूम इन करते जाओगे आप धीरे धीरे तो इंडिया दिखेगा, फिर और जूम इन करोगे तो छत्तीसगढ़ दिखेगा, फिर और जूम इन करोगे तो रायपुर दिखेगा, फिर और जूम इन करोगे तो तो मेरा बोलने का मतलब है ये जो फॉर्मेट है ना, ये पूरा जूम आउट किया हुआ फॉर्मेट। इसके अंदर डरा नहीं रहा हूं ना मैं। ये देखो, ये दिख रहा है? ये दिखा? ये पूरे पेमेंट्स है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक। उसके बाद अगर अपन जाएंगे, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये अलाउंसेस है, ठीक है। अलाउंसेस के बाद अगर आप आओगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? परक्विजिट्स। बस इतना सही नोट है इसका, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से। ये चैप्टर मैंने दोपहर वाले बैच को पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। तो आप लोग अगर ऐप में कनेक्टेड हो, अगर क्या हो कनेक्टेड, तो आप लोगों को ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग पुरानी वाली दिख जाएगी। और अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग उसमें डालना चालू कर दिया तो मिक्स हो जाएगा। जो बच्चे प्योर रिकॉर्डिंग क्लास लेते हैं उनको कंफ्यूजन होगा, है ना। और आप लोगों को अगर उस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग दूंगा तो फील नहीं आएगा, अरे हम पढ़े कुछ और है, मतलब सर इस दिन नीले कलर का टी शर्ट पहने थे उसमें व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप लोग। तो मेरा बोलने का मतलब है ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अलग वहां पे न्यू रिकॉर्डिंग करके एक फोल्डर बनाऊंगा, है ना। तो वो आप लोगों को वहां पे दिखता जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। न्यू रिकॉर्डिंग करके आप लोगों वाली क्लास को हटा लूंगा। जब ये वाली क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं ओल्ड रिकॉर्डिंग को हटा दूंगा, न्यू रिकॉर्डिंग को रहने दूंगा उसमें, ठीक है। तो हमने अभी क्लास में 2 चीजें करी। पहला क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी के को सैलरी क्यों बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होना जरूरी है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और सैलरी के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या? पेमेंट, अलाउंस और परक्विजिट। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन करने का ये फॉर्मेट होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिया जाता है? पेमेंट। दूसरे नंबर पर क्या लिया जाता है? अलाउंस। तीसरे नंबर पर क्या लिया जाता है? परक्विजिट। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये तीनों माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो सबसे पहले अपन देखते हैं पेमेंट। पेमेंट पेमेंट में क्या आता है? बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या लेते हैं अपन? बोनस। उसके बाद क्या आता है? कमीशन। कमीशन के अंदर 2 टाइप का कमीशन होता है, एक होता है नॉर्मल कमीशन और दूसरा क्या होता है? कमीशन और सेल्स। उसके बाद क्या आती है? एडवांस सैलरी। उसके बाद क्या आती है? एरियर सैलरी। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे? सैलरी 2 में। उसके बाद क्या आता है? कॉम्पेंसेशन। उसके बाद क्या आता है? डियरनेस पे। उसके बाद क्या आता है? प्रोविडेंट फंड। तो पहले तो आप लोग एक काम करो, ये 9 नाम याद करने की कोशिश करो। अंदर में क्या लिखा उसका टेंशन मत, अंदर में क्या लिखा उसको मत सोचो, सिर्फ 9 नाम याद करो। पहला क्या आता है? बेसिक पे या बेसिक सैलरी भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? बोनस। तीसरे नंबर पर कमीशन। चौथे नंबर पर एडवांस सैलरी।
फिर आता है एरियर सैलरी, फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर आता है कॉम्पेंसेशन, फिर आता है डियरनेस पे, और उसके बाद क्या आता है, प्रोविडेंट फंड। देखो, बेसिक सैलरी मतलब एकदम एक्चुअल सैलरी, जिसके लिए एम्प्लॉयर के यहाँ आप काम कर रहे हो और जो आपको वहां से मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिक सैलरी। नाम ही से पता चल रहा है बेसिक सैलरी। मेन सैलरी का सबसे बड़ा, अगर अगर किसी को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, बेसिक सैलरी का ही होगा, क्योंकि मेन सैलरी यही है। उसके बाद आप लोग जानते हो बोनस मिलता है एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉयर से, तो बोनस यहां ले लो। उसके बाद एम्प्लॉय लोगों को कुछ टारगेट दिया जाता है कि भाई ये टारगेट पूरा कर दो, ये हमारा सेल बढ़वा दो, तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, कमीशन। कमीशन या इंसेंटिव के नाम से भी जाना जाता है ना। तो कमीशन दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल कमीशन और दूसरा क्या होता है, कमीशन ऑन सेल्स। तो हम कैसे मानेंगे कि कमीशन नॉर्मल कमीशन है कि कमीशन ऑन सेल है, पता कैसे चलेगा? हाँ, अगर क्वेश्चन में केवल और केवल कमीशन लिखा हुआ है तो आप उसको क्या मानोगे? जब तक कमीशन ऑन सेल्स, या फिर आपको क्वेश्चन में सेल दी रहेगी और लिख देगा कमीशन जो है सेल का 1% है, तो वो वाले को क्या मानेंगे हम? और केवल कमीशन लिखा रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, कमीशन मानेंगे। ठीक है। उसके बाद एडवांस सैलरी, उसके बाद क्या आता है, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय लोग अपने एम्प्लॉयर से एडवांस में पैसा उठा लेते हैं, एडवांस में पैसा उठा लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस सैलरी। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारा साल कब खत्म हो जाता है, मार्च में खत्म हो जाता है हमारा साल, है ना। मेरे दोस्त की फरवरी में शादी थी। कब शादी थी, फरवरी में, और महीना अभी कौन सा चल रहा था, जनवरी। और उसको अपने एम्प्लॉयर से है ना 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है, 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। पिछले साल की बात है, जनवरी के महीने में मेरे दोस्त ने 1,50,000 रुपए अपने एम्प्लॉयर से एडवांस ले लिया। कितना एडवांस ले लिया, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। तो 1,50,000 अगर बोलोगे, बोला फिर आगे मेरे को सैलरी मत देना, काट लेना मेरे सैलरी में से। तो उसने जनवरी की सैलरी जनवरी में उठा ली, फरवरी की भी सैलरी कब उठा के बैठ गया, मार्च की भी सैलरी कब उठा लिया, अप्रैल की भी सैलरी और मई की भी सैलरी। तो टोटल कितने साल की सैलरी हो गई, तो कितने महीने की सैलरी होगी, 5 महीने की सैलरी उठा के बैठ गए। तो ये साल खत्म कब हो रहा है, मार्च में खत्म हो जाएगा ये साल। तो मेरा सवाल आपसे क्या है कि एडवांस सैलरी कितना कहलाएगा? आपका आंसर 60,000, आपका 1,20,000, आपका 60, आपका आपका आप 1,20, आप 60, आप देखो सुनो, जनवरी के महीने में मैं मान रहा हूं कि इस महीने में वो सैलरी एडवांस सैलरी 1,20 उठा ली है, क्योंकि वो जो सैलरी था वो तो कब उठाया, वो जनवरी में। तो उसने तो आने वाले 4 महीने की भी सैलरी एडवांस में उठा ली। लेकिन हम जो इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं वो तो ईयर एंड पे करते हैं ना। तो मार्च के महीने पे आते आते ये वाली सैलरी अब एडवांस सैलरी रही क्या, नहीं। तो अगले साल की सैलरी जो इस साल में मिली है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगले साल की सैलरी जो इस साल में मिल चुकी है उसको हम बोलेंगे एडवांस सैलरी। तो जिसका आंसर 60,000 था उसका करेक्ट है। 1,20
तब करेक्ट होता जब आप जनवरी के महीने में बैठ के कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हम इनकम टैक्स के लिए इनकम की कैलकुलेशन कब करते हैं, कौन से महीने में करते हैं, मार्च के महीने में करते हैं। तो मार्च के महीने में अगर देखोगे तो अगले साल की सैलरी क्या क्या थी, अप्रैल और मई की थी, है ना। यहां पर बात एडवांस सैलरी के लिए चलती है, फाइनेंशियल ईयर वाइज चलती है, ठीक है। तो 60,000 आपके लिए एडवांस सैलरी होगी। तो ये जो मैंने बताया है इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिगर्स चेंज है, बाकी अगले साल की जो सैलरी इस साल में उठा लिया है उसको बोलेंगे एडवांस सैलरी। कोई दिक्कत किसी को। अब बात आएगी एरियर सैलरी। नेक्स्ट क्या है, एरियर सैलरी। एरियर सैलरी को हम हिंदी में बोलते हैं बकाया वेतन। एरियर सैलरी को क्या बोलते हैं, बकाया वेतन। क्या होता है समझना। दो हजार बीस, 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। आप लोगों को पता है ना 20-21 में कोविड आया था। कोविड आया था तो कोविड के समय में बहुत सारे लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने एम्प्लॉय लोगों को नौकरी से निकाले तो नहीं थे, लेकिन उस समय सैलरी को बोले कि भाई देखो हमारा भी बिजनेस नहीं चल रहा है और हम आपको निकाल भी नहीं सकते काम से, तो आप एक काम करो, अभी आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 25,000 ही रखो, हमारा भी काम कम है तो हम नहीं दे पाएंगे भाई 50,000। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर लोगों ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय लोगों की सैलरी का आधा ही पेमेंट किया और आधा जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तब दे देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉय लोगों की सैलरी में से 50% मिला और 50% रोक लिया गया। क्या कर लिया गया, रोक लिया गया, आधा पैसा को रोक लिए। अब समय आया, एम्प्लॉयर को लगा हाँ भाई अब सिचुएशन ठीक है, तो उस समय का आधा पैसा कब मिल रहा है, प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। वो था पैसा बिलोंग कौन से साल को करता था, 20-21 को, लेकिन मिल कब रहा है, 24-25। तो पिछले समय का जो बकाया पैसा था, बकाया मतलब बाकी जो पैसा था, वो कब मिल रहा है हमको, 24-25 में मिल रहा है। तो उसको हम बोलेंगे एरियर सैलरी। क्या बोलेंगे, एरियर सैलरी। आप लोगों को पता है अभी जो जो लोग नौकरी करते हैं, अभी उन लोगों को जो पेमेंट है वो किसके हिसाब से मिल रहा है, 7th पे कमीशन के हिसाब से मिल रहा है। और अभी हमारे देश में कुछ समय के बाद 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। कमीशन वाला कमीशन नहीं है, कमीशन मतलब एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है कि समय समय पे सैलरी को इंक्रीमेंट करते हैं। 7th के पहले 6th पे चल रहा था। तो अभी जो है, अभी प्रेजेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उनको कितना रुपए मिल रहा है, किसके हिसाब से मिल रहा है, 7th पे कमीशन। मतलब इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर कुछ होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर किसी को सैलरी मिल रही होगी तो 50,000 रुपए मिल रही होगी। अब जैसे ही 8th पे कमीशन एप्लीकेबल होगा ना, तो सामने वाले की सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि आज अगर 8th पे कमीशन लग रहा है तो जो आपका डिपार्टमेंट है जहां से आप काम कर रहे हो, जहां के आप एम्प्लॉय हो, तुरंत अगले महीने से आपको बढ़ा के सैलरी देना चालू कर दे, ऐसा नहीं करते। कभी कभी 2-2 साल तक रुक जाते, 2 साल तक पेमेंट नहीं करेंगे, पुराने स्ट्रक्चर से पेमेंट करते रहेंगे, फिर 2 साल के बाद जो आपका बढ़ा हुआ पैसा है ना वो इकट्ठा होकर 2 साल बाद मिलेगा। मतलब 8th पे कमीशन लगा आज, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कब, 2 साल बाद। तो जब वो एक्स्ट्रा पैसा 2 साल बाद मिला तो उसको क्या बोलेंगे, एरियर सैलरी। ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है आप लोगों से एरियर सैलरी की मीनिंग नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसका नाम याद रखना है, एरियर सैलरी क्या होती है। तो हम अभी क्या क्या कर लिए, बेसिक सैलरी हो गया, बोनस हो गया, तीसरा क्या देख लिए, कमीशन, एडवांस सैलरी देख लिए, फिर क्या देख लिए, एरियर सैलरी। उसके बाद 6th नंबर पर क्या नाम आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है ना, वो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, सुनो। ये बहुत
अलग अलग तरीके से एग्जांपल दे सकता हूं इसका मैं। एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को, मतलब एक भैया है पहचान के मेरे, गुप्ता जी है वो अपने यहाँ पे मतलब अपने यहाँ किसी काम करते थे वो, तो उनको है ना कुछ 30,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलती थी, अकाउंटिंग वगैरह का काम करते थे। तो अब वो फर्म से उनको बोला गया एक काम करो भैया, आप है ना नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अब हमारी स्थिति नहीं है आप लोग को पेमेंट करने की। बता, एम्प्लॉयर का बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जब काम करते थे तो 30,000 सैलरी अच्छी मिलती थी उनको, तो एम्प्लॉयर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। अभी कोविड वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि आप या तो हमारी नौकरी छोड़ दो, हम आपको इतना रुपए नहीं दे पाएंगे, अगर आपको यहाँ पे करना है काम, है ना, क्योंकि आप पुराने हो, तो एक काम करो, हम आपकी सैलरी को 20,000 कर देते। कितना कर देते हैं? 20,000। 20,000 अगर रखोगे तो रख लो। मतलब सैलरी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर की अब स्थिति नहीं है देने की। तो नुकसान किसका हुआ? एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है। 10,000 कम हो गई ना सैलरी उसकी, तो सैलरी 10,000 हो गई ना, तो एम्प्लॉयर उसको कुछ एडिशनल पेमेंट करेगा कॉम्पेंसेशन के रूप में। किस रूप में? कॉम्पेंसेशन। ताकि 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे, ले भाई 1,00,000 रुपए रख, तेरा नुकसान हो गया तो क्या कर रहे हो? कॉम्पेंसेट रख लो। आ गई बात समझ में? तो एम्प्लॉयर सैलरी कम कर रहा है, तो सैलरी की कम की क्षतिपूर्ति को दूर करने के लिए क्या करेगा? वो कॉम्पेंसेशन देगा। कॉम्पेंसेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती है। मान लो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करते करते उसको कुछ क्या हो गया, चोट हो गई, हानि, मतलब उसको नुकसान हो गया, तो उसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा? फिर एम्प्लॉयर। नौकरी करते करते अगर कोई एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो जवाबदारी एम्प्लॉयर पर आती है, तो उसको जो एम्प्लॉयर से पेमेंट मिलेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? कॉम्पेंसेशन। उसके बाद बात आती है डियरनेस पे की। डियरनेस पे को हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई वेतन। महंगाई वेतन। समय समय पे महंगाई बढ़ते जा रही है, आप लोगों को पता है ना। तो अब एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को जब काम में रखा था तो तब 10,000 रुपए पर मंथ देता था, 10,000 पर मंथ देता था। अब महंगाई जो है अचानक भयानक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो महंगाई की मार से बचने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5,000 पर मंथ एक्स्ट्रा देता है। तो उसको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, लेकिन सैलरी के अलावा 5,000 और मिलता है, तो टोटल अब उसको कितना मिल रहा है? तो 5,000 किस नाम से दिया जा रहा है मालूम है उसको? डीएनएस पे। इसको बोलते हैं महंगाई वेतन। हर एम्प्लॉय को मिलता है। आप लोग कभी क्या बोलते हैं, कोई किसी एम्प्लॉय की सैलरी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसमें आपको दिखेगा डीएनएस पे या डीएनएस अलाउंस के नाम से। महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन के नाम से मिलता है। कभी कभी तो जितनी सैलरी होती है ना, सैलरी के बराबर का पैसा महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे किसी किसी की सैलरी मान लो 50,000 पर मंथ है, तो डीएनएस पे भी कितना देखने को मिलेगा? सोच लो, डीएनएस पे के कारण सैलरी डबल हो जाती, कभी कभी होता है, कभी कभी तो 150% भी होता है। सैलरी 50 है तो डीएनएस पे कितना रहेगा? 75,000। ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ का बात बता रहा हूं, क्वेश्चन में वैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? डीएनएस पे क्या होता है? महंगाई वेतन। तो हम अभी पढ़ क्या रहे? पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर ये 9 चीजें आती है। लास्ट चीज क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आता है, हर क्वेश्चन। प्रोविडेंट फंड, अगर आपको प्रोविडेंट फंड में क्लैरिटी नहीं है तो मान के चलो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। एकदम सीधी सी बात, प्रोविडेंट फंड के बारे में आप लोगों को एकदम अच्छे से समझना है। आप बता सकते हो प्रोविडेंट फंड मतलब? कभी नाम सुने हो? पीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जिसको। हाँ बोल सकते हैं आप। पीएफ जो भी एक अमाउंट रहता है वो काट लेते हैं और उसको एक सरकार अपने हिसाब से 2,000-3,000 मिक्स करके उसको दे देते हैं, जितना काटना है। आप दोनों की बात को मिक्स कर दूंगा ना तो प्रोविडेंट फंड की कंप्लीट बात हो जाएगी। आप बात की बात बता दिए और आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट की बात बताए, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है
प्रोविडेंट फंड क्या होता है पहले समझो, उसके बाद इसका रूल को देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे के बैकग्राउंड को नहीं समझोगे ना तो रूल भी समझ में नहीं आएगा। देखो, एम्प्लॉयर जो है काम कराने के बदले अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी देता है। मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा है तो सैलरी कितनी देता है? 20,000 देता है पर मंथ। अब एम्प्लॉय लोगों का ऐसा है कि इनका कोई इतनी कम सैलरी में क्या बचाएगा क्या खाएगा वाली हालत रहती है इन लोगों की। तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की चिंता है कि फ्यूचर में बेचारा 20,000 रुपए कमा रहा है, इसके साथ अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इसके पास तो इसकी सेविंग है ही नहीं। मैं अगर बोलूंगा आप हर महीने दो, अभी आप लोगों की उम्र कितनी है? 19-20 साल के हो आप लोग, तो 19-20 साल के हो, मैं बोलूंगा हर महीने चलो आप लोग 2,000 रुपए का SIP चालू कर दो अभी से, तो जब आप लोग 30-35 साल के होंगे ना तो बहुत बड़ा कॉर्पस आप लोगों का जमा हो जाएगा। पता है आप लोगों को? SIP बहुत कम स्टेज से, कम एज की स्टेज से अगर स्टार्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे आप, बहुत ज्यादा। आप लोगों को पता भी नहीं है कि आप कितना पैसा जमा कर दोगे। मात्र 2,000 रुपये महीना आपको जमा कर रहे हैं, मात्र 2,000 रुपये महीना। करोगे ऐसा? नहीं करोगे? करते हो आप? हाँ, और निकालना मत पैसा बीच में, ठीक है? जब 30-35 साल के हो जाओगे ना आप, तब आप देखना कितना बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट इन लोगों को बोल रही है भाई पैसा जमा करो, करते नहीं। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी रूल बना दिया, काहे का? प्रोविडेंट फंड का। किसका? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविष्य निधि भी बोलते हैं। भविष्य निधि मतलब भविष्य के लिए जमा किया हुआ पैसा। अब गवर्नमेंट ने बनाया प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड में क्या बोला गवर्नमेंट ने कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है ना, तो सैलरी पूरी मत दे, इसमें से तू कुछ पैसा काट ले। मान लो 1,000 रुपए काट ले बोलेगा पर मंथ, तो काट पीट के कितनी सैलरी जाएगी इसके हाथ में? अब 19,000। तो एम्प्लॉयर ने भी 1,000 काट के अपने पास रख लिया, लेकिन वो पैसा किसका है? एम्प्लॉय का। ठीक है, फिर बोला गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को कि तू 1,000 रुपया जितना काटा है ना उसकी सैलरी से उतना और मिला। मतलब प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा जाता है ना, आधा किसका होता है? एम्प्लॉयर का। तो आधा किसका होता है? एम्प्लॉय का। तो अभी उसके सैलरी से कितना काटा गया? 1,000। और 1,000 रुपए एम्प्लॉयर अपने जेब से मिलाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिलाएगी भाई। कौन मिलाता है पैसा? एम्प्लॉयर मिलाता है। तो टोटल अब कितना रुपया हो गया? 2,000 रुपए। तो ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता है हर एम्प्लॉय के नाम से। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता है। उस प्रोविडेंट फंड, हाँ, प्रोविडेंट फंड अकाउंट किसके नाम से खुलेगा? एम्प्लॉय के नाम। उस अकाउंट में ये 2,000 रुपए को पर मंथ के बेसिस पे जमा कर दिया जाएगा। और जमा करता कौन है? एम्प्लॉयर को जवाबदारी है। एम्प्लॉयर को बोला है गवर्नमेंट ने कि तू जमा कर दिया कर हर महीने के महीने। इतनी बात समझ में आई? नहीं, गवर्नमेंट नहीं जमा करती, गवर्नमेंट ब्याज देती है उसके ऊपर। आगे बात समझ में? अब प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हो रहा है, अब जितने महीने तक काम करेगा ये, तो हर महीने इतना 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 जमा होते जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आता है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का बैलेंस। क्या बोलते हैं भाई? हर महीने अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपए डालूंगा तो पैसा जमा नहीं हो जाएगा उसमें। और प्लस उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कौन करती है? गवर्नमेंट। उसके ऊपर क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो टोटल इस तरीके से प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा इकट्ठा होते रहता है। अब जब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देगा या नौकरी से रिटायर हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो उस 3 में से कोई एक केस में वो पैसा यहां से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। ठीक है, और उसमें विड्रॉल के और भी ऑप्शन है। शादी है घर में, इलाज करवाना है, ठीक है, मकान बनाना है, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण एम्प्लॉय जो है प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकता है। आई बात समझ में? ये पैसा कब निकाल सकता है एम्प्लॉय? चलो, जब भी निकाल लेगा,
गोला बन ही नहीं रहा है। जैसे मैं भी अपने भाई के यहाँ जॉब करता हूँ, बताया था ना कल आप लोगों को, तो मेरे भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में है ना, अभी कितना रुपए जमा होगा मालूम है? दिखाऊं क्या? एक ऐप है, अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है और आपको पूरी जानकारी लेनी है, तो गवर्नमेंट का एक ऐप है उमंग। उमंग ऐप में बहुत सारी चीजें और भी मिल जाती है। तो उसमें ईपीएफओ करके एक ऑप्शन आता है, इसमें देखोगे ना, तो मैं अगर अपनी पासबुक देखूं तो मैं इसके पहले टोटल 3 एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर चुका हूं। ठीक है, 3 में से 2 तो मेरा भाई था और एक एक स्कूल बताया था, कौन सी वाली स्कूल। ठीक है, तो टोटल मेरे अकाउंट में भी 70,000 रुपये कुछ जमा होगा प्रोविडेंट फंड का। ठीक है। हाँ, क्या डन है? 70,000 में होगा क्या? एक तो बाइक नहीं आती उसमें। स्प्लेंडर भी नहीं आएगी, महंगी हो गई कैसे? नहीं तो अभी तो जीएसटी के रेट कम हुए ना, तो मेरा बुलेट लेने का इरादा है, तो उसका भी 10-12 हजार रुपये रेट कम हो जाएगा। क्या बुलेट 2,25,000 से 30,000 रुपए की आएगी भाई। क्लियर है? तो सुनो मेरी बात, अब अपन इन सारी चीजों का है ना नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण। ये वाला पैसा किसका था, किसके जेब से जा रहा था? तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय को मैं ई डबल ई लिखता हूं ना, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये 1,000 किसके जेब से गया? तो इसको मैं नाम दूंगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आई बात समझ में? ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, इसको बोलेंगे पीएफ बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे? पीएफ बैलेंस बोलेंगे, या अमाउंट डिपॉजिटेड बोलेंगे, या जमा अमाउंट, मतलब इसका अलग अलग नाम होता है। आप इसको फिलहाल अभी किस नाम से जानो? पीएफ बैलेंस। पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है हमारा। नहीं, मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के सामने 1,000 रुपये रखा। प्रोविडेंट फंड में अमाउंट लगभग लगभग सैलरी का 12% के आसपास कटता है, और 12% कौन मिलाता है? एम्प्लॉयर भी मिलाता है। तो 50,000 की अमाउंट है, 50,000 की सैलरी है, तो 50,000 का 12% कितना होगा? 60। 6,000। 6 + 6 12,000 रुपये उसका कॉन्ट्रीब्यूट होगा। सुनो मेरी बात, अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। ये नाम आप लोगों को समझ में आया पूरा? पहले वाले को मैंने क्या बोला, जो 1,000 कट रहा है उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी का भविष्य निधि में अंशदान। आज कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो उसका भाई भी नहीं आया, देख रहे हो? कल भी नहीं आया था ना। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब नियोक्ता का। एम्प्लॉयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियोक्ता। नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान। और इसको बोलेंगे उपार्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन पीएफ। और लास्ट वाला क्या है? पीएफ बैलेंस। ये 4 कंपोनेंट हो गए पीएफ के। क्या क्या? पहला एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा एक्रूड इंटरेस्ट, और चौथा पीएफ का बैलेंस। ये छोटा सा रूल है प्रोविडेंट फंड का। हाँ, छोटा ही है। ऊपर हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है?
कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय, और क्या लिखा है, ये क्या होता है समझ में आया ना, अभी बताया मैं जस्ट आप लोगों को। जो एम्प्लॉय की सैलरी से कट जाता है उसको ये बोलते हैं, एम्प्लॉयर अपने पास का मिलाता है वो, और जो पैसा जमा है ना उसमें, उसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है? अब सुनो, प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो 4 टाइप का प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड कितने टाइप का होता है? पहला होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहला क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि। दूसरा क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, है ना फैजिया? दूसरा क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि। तीसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि। और चौथा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, जैसे मैं अपने भाई क्या काम कर रहा था, मतलब मैं प्राइवेट जॉब में था, ठीक है, तो वो जो मेरे को प्रोविडेंट फंड के में पैसा मिल रहा था कौन सा था मालूम है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। जिन लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, तो उन लोगों का जो पैसा कटता है वो किस में कटेगा? एसपीएफ में कटेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कटेगा। क्लियर है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, ये जिन लोग नौकरी नहीं भी करते, जैसे आप लोग कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप जाओ पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ का अकाउंट खोलवा लो, आप अपनी मर्जी से पैसा जमा करा सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पीपीएफ। पब्लिक के लिए खुला हुआ है, जनरल पब्लिक। अगर आप धंधा पानी भी कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, तो भी आप पीएफ में पैसा डाल सकते हो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। उसके बाद क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड भी क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड भी क्या है? प्राइवेट वाले लोगों के लिए है, बस जिसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का थप्पा लग जाता है। मतलब कोई प्रोविडेंट फंड बना है और इनकम टैक्स कमिश्नर उस प्रोविडेंट फंड को अप्रूवल दे देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज्ड। और जिसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है उसको क्या बोलेंगे? अनरिकॉग्नाइज्ड। लेकिन ये गलत प्रोविडेंट फंड ऐसा नहीं है, ये भी सही चल रहा है। हो सकता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन इनकम टैक्स कमिश्नर ने बनाए होंगे, जिसको अप्रूवल देने के लिए लगता है, तो वो इन लोगों ने कुछ अलग फॉलो कर रहा होगा। मतलब यहां पे 12% की बात हो रही होगी, तो इन लोग 15% काट रहे होंगे सैलरी से, तो इसलिए इसमें इनको अप्रूवल मिल गया और इनको अप्रूवल नहीं मिला, तो जिसको अप्रूवल मिला वो क्या कहलाएगा? प्रमाणित, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और जिसको अप्रूवल नहीं मिला है वो क्या कहलाएगा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला होता है आरपीएफ, दूसरा एसपीएफ, तीसरा पीपीएफ और चौथा यूआरपीएफ। और कंपोनेंट कितने होते हैं? एक होता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा लास्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझते जाना, जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये 3 चीज है ना, पेमेंट का पार्ट बनता है। क्या बनता है? पेमेंट का पार्ट। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अल्टीमेटली हमारी हेडिंग का नाम क्या है? पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो बात किसकी हो रही है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, और लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट। तो उनसे रिलेटेड यहां पे रूल लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब किसको सैलरी में जोड़ना है, किसको सैलरी में नहीं जोड़ना है, और किसको जोड़ना है तो कितना जोड़ना है। अगर आपका प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है, कैसा है, तो इसकी सारी चीजें एग्जेम्प्ट होगी। क्या होगी? एग्जेम्प्ट, मतलब इसको सैलरी में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोविडेंट फंड कैसा है? पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो इसकी भी सारी चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट होता है वो। अगर आपका प्रोविडेंट फंड क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, तो भी उसकी सारी चीजें क्या होंगी? एग्जेम्प्ट। मतलब ये दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो तीनों को सैलरी में मत जोड़ना, क्योंकि वो तीनों क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अगर क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है देवयानी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या लिखा है? पढ़ो,
एग्जेम्प्ट पूरा नहीं होगा, एग्जेम्प्ट कितना होगा, अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी, आरपीएफ की सैलरी का 12% तक। हमारे क्लास में नींद भगाने का मशीन है एक तो, दिखाओ। अच्छा, खो गए हम कहा। एग्जेम्प्ट अप टू कितना परसेंट, 12% ऑफ सैलरी, आरपीएफ सैलरी लिखा, आरपीएफ सैलरी, एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। किसकी बात हो रही है अभी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर। ये छोटी सी लाइन लिखी है, इसको मैं समझाने के लिए कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% ऑफ पीएफ बैलेंस, पीएफ बैलेंस के 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। तो जो भी कैलकुलेशन वाली बात है वो कौन से वाले टाइप के प्रोविडेंट फंड में आएगा, वो आरपीएफ। अगर आपको क्वेश्चन में एसपीएफ दिख रहा है, पीपीएफ दिख रहा है, यूआरपीएफ दिख रहा है, तो टेंशन ही मत लो, सब एग्जेम्प्ट है उसका। आरपीएफ की बात आएगी तो एम्प्लॉय वाला पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, सिर्फ 2 चीजें टैक्सेबल होगी, क्या क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक और एक्रूड इंटरेस्ट आपका 9.5% तक। मजे की बात यह है 99% क्वेश्चन में आपको आरपीएफ ही दिया रहेगा। एक या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको बाकी के प्रोविडेंट फंड देखने को मिलेंगे, बाकी 99% क्वेश्चन जो है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आरपीएफ ही मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वही इन्वॉल्व है ना, वही आपसे सीखा, वही आपको करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो तो होने दो, क्लास भी तो 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। एक लड़की ग्रुप में मैसेज करती है हैप्पी टीचर्स डे। एक लड़की मैसेज करती मैं तो कल बोलूंगी, आज नहीं बोलूंगी। वाह, ये राशि देना बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है ग्रुप में फिर। देखो सुनो मेरी बात, इसके बाद अभी मेरी क्लास नहीं है किसी और की, और मैं चाह रहा हूं कि प्रोविडेंट फंड वाला पार्ट खत्म करूं। तो आप लोग को अगर 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, इनकमिंग बंद हो गया है, तो रुक जाते हैं 5 मिनट, ठीक है। फिर मैं आप लोग आज देखो पेमेंट वाला पोर्शन खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद है ना, पेमेंट वाला पोर्शन तो बहुत छोटा सा था, अलाउंस वाला समय लेगा, परक्विजिट वाला उससे भी ज्यादा समय लेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि रूल बताने वाला जो काम है ना वो 3 दिन में खत्म हो जाए अपना, तो क्वेश्चन बनाने में हम फिर समय लगाएंगे, ठीक है। पिछली क्लास में देखोगे तो 5 से 6 क्लास लगी थी रूल बताने में सिर्फ, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है कि अपन आज पेमेंट वाला पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक। 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग आ जाओ पानी वानी पी के। हाँ, क्या करना है, ग्रुप खोलना है, खोल दिया। हाँ भाई, आरपीएफ में, हाँ, थप्पा मतलब अप्रूवल।
अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा है यशवंत, इसीलिए नहीं खोलता मैं। क्या हो गया यशवंत? है ना, ऑनलाइन है। आपका क्लियर हो गया वो ड्राफ्ट? चलो, अरे आज नहीं है भैया, आज क्यों आप लोग रिव्यू कर रहे हो? चलो सुनो मेरी बात, अब अपन अपने, ठीक है, अपन अब कंटिन्यू करते हैं। सुनो, किसको किसको नींद आ रही है? सुनो मेरी बात, तो मैंने आप लोगों को बताया, आप बताओ नुपुर, प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं? बैठ के बताओ, स्कूल स्कूल नहीं है। हाँ बताओ चारों का नाम। हाँ 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 हाँ। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यूवी, प्रोविडेंट फंड के तीन कंपोनेंट। ऐसे कैसे भूल गए? हाँ बोले हो ठीक है, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में आप बोल सकते हो दिशा। अब आप क्यों खड़े हो रहे हो? बोल के बताओ, ऑनलाइन वाले खड़े होंगे दिखेगा भी नहीं ना। बताओ। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय और एक्रूड इंटरेस्ट। क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो क्वेश्चन ऐसे लिस्ट टाइप का दिया रहता है, तो उस लिस्ट में आप देखोगे ना तो आपको कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो अपना दिमाग इतना लगाना है कि जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, और जोड़ना है तो कितना जोड़ना है। ठीक है, आप बताओ आदित्य, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर जो था आरपीएफ के केस में कितना परसेंट तक टैक्सेबल है, कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है? 12% तक एग्जेम्प्ट है। 12% तक एग्जेम्प्ट है, किस चीज का 12%? आरपीएफ सैलरी का। आप एक्रूड इंटरेस्ट का बताओ। 9.5% किसका? पीएफ बैलेंस का। ठीक है, यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो क्या है? अप टू। अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, अब बात आती है 12% किसका, 9.5% किसका? ठीक है, तो अब हमको समझना है आरपीएफ की सैलरी का मतलब क्या होता है। आरपीएफ की सैलरी एक स्पेसिफिक सैलरी होती है जो सिर्फ आरपीएफ के निकालने के लिए काम आती है। तो यहां पर क्या क्या जोड़ते हैं आरपीएफ की सैलरी में? प्लस कमीशन। कितने टाइप का था? एक था नॉर्मल और दूसरा, तो आरपीएफ की सैलरी निकालते समय कौन सा वाला कमीशन जोड़ेंगे? नॉर्मल कमीशन होगा तो मत लेना, नॉर्मल कमीशन होगा तो मत लेना, कमीशन ऑन सेल्स ही लेना है। उसके बाद क्या लेंगे? डीएनएस पे लेंगे। ये तीन चीज के बारे में आप लोग जानते हो ना, अभी पेमेंट में पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स और डीएनएस पे। एक अभी अपन अलाउंस पढ़ना स्टार्ट नहीं किए। अलाउंस के बारे में इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। अभी यहां पर मैंने क्या लिखवाया? डीएनएस पे। एक होता है डियरनेस अलाउंस, अलाउंस पढ़ाऊंगा तब आएगा। डियरनेस अलाउंस जो है ना, दो टाइप का होता है, दिखा देता हूं चलो। डियरनेस अलाउंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। देखो यहां पर दिख रहा है डियरनेस अलाउंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल डीए, सामान्य महंगाई भत्ता, और दूसरा क्या है? डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन वाला।
नॉर्मल और एज पर टर्म्स वाला। तो जब हम आरपीएफ की सैलरी लेते हैं ना, आरपीएफ की सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, तो कौन सा वाला डीए लेना है? एज पर टर्म्स। मतलब डीए दो टाइप का होता है ना, नॉर्मल डीए नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है? एज पर टर्म्स वाला लेना है। तो आरपीएफ की सैलरी की कैलकुलेशन करने में चार चीजों को जोड़ना है। पहला बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स, तीसरा डीएनएस पे। और डीएनएस पे के टाइप्स नहीं होते हैं, डीएनएस पे अपने आप में एक ही होता है, लेकिन डीएनएस अलाउंस अगर मिल गया तो क्या करोगे? एज पर टर्म्स वाला लोगे, एज पर टर्म्स। ठीक है, चलो इसी को समझते हुए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये अब मेरा जो सिखाने का तरीका है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के हवाले छोड़ दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं अभी 9:08 हुए ना, मैं 9:30 मतलब 9:11 हो रहा होगा, तो मैं 9:30 के पहले अभी क्लास नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, रफ कॉपी निकालो, ऑनलाइन वालों आप लोग भी और आप लोग भी। और ये क्वेश्चन को गलत सलत जैसा समझ में आ रहा है वैसा काम करो, जो समझ में आ रहा है वो काम करो। एक काम करो, सबसे पहले इसका फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, ताकि आपके पास रूल रहेगा। हो गया? हाँ, ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये जो एग्जांपल है हमको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मदद करेगा। तो आप लोग इस एग्जांपल को अपने मन से, जैसा गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, मत आए आंसर, लेकिन बनाओ। हाँ, अगर कोई चीज पर मंथ के फॉर्म में है, अगर कोई चीज पर मंथ के फॉर्म में है तो उसको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब मैं चेक कर रहा हूं एक बार। क्या लिखा है पढ़ो। बेसिक सैलरी दिया है कितना? 10,000। कमीशन ऑन सेल्स कितना? 1%। सेल्स कितना है? 10 लाख। डीएनएस पे कितना है? 500 रुपए पर मंथ। हमको कैलकुलेशन जो करनी है ना, इन तीनों की करनी है ना। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय कितना है? 18,000 पर एनम। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर कितना है? 18,000 पर एनम। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000। और प्रोविडेंट फंड में बैलेंस कितना है? 1 लाख। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड एक्रूड इंटरेस्ट। चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय कितना रुपए है? पर एनम। ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि नहीं? एम्प्लॉय वाला एग्जेम्प्ट होता है,
तो इसको जब सैलरी की इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो आउटर कॉलम में इसके अमाउंट मत निकालना। क्या लिख दोगा, क्या लिख दोगे, एग्जाम्प्ट लिख देना। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन किया है और ये एग्जेम्प्ट कितना होगा, 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। और आरपीएफ की सैलरी अपने को पता है क्या, नहीं पता है, तो आरपीएफ की सैलरी अब अपन निकालेंगे। आरपीएफ की सैलरी में क्या क्या जोड़ते हैं, बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या लेंगे, बेसिक सैलरी, कितना, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12, ठीक है। फिर क्या जोड़ते हैं इसमें, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ना, 10 लाख का कितना परसेंट, 10,000। उसके बाद क्या लेते हैं, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस नहीं है, क्या दिया है, डियरनेस पे दिया है। $6,000, सबका टोटल मारोगे तो 1,26,000 आएगा, 36,000 आएगा। ठीक है, ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, आरपीएफ की सैलरी। इसका 12%, मतलब दैट इज 1,26,000 इंटू 12%, कितना आएगा, 16,320। ये माइनस करो, कितना आएगा, ये इसकी अमाउंट बाहर जाएगी। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया 18,000 का, लेकिन उसमें से टैक्सेबल वाला जो पोर्शन है वो 1680 जो 12% के ऊपर है, वो 12% के जो ऊपर की अमाउंट है ना, वो ही टैक्सेबल है। बस आ गई बात समझ में। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, एक्रूड इंटरेस्ट 10,000। एग्जेम्प्ट ये कितना होता है, अप टू 9.5% ऑफ पीएफ बैलेंस। तो पीएफ बैलेंस 1 लाख था, 1 लाख का 9.5% कितना होगा, 9,500। ये माइनस कर दो तो बाहर कितना जाएगा, 500। ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब ब्याज मिल रहा है टोटल 10,000, लेकिन 9,500 तक एग्जेम्प्ट है। तो ऊपर का जो 500 है ना, 9.5% के ऊपर वाला पार्ट, वो ही टैक्सेबल होगा। तो सैलरी में कौन कौन सी अमाउंट जुड़ेगी, 1680 और 500। दिया है ना एक्रूड इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया है, चेक करो। इसमें किसको किसको डाउट है, नेक्स्ट एग्जांपल कराऊं। ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट है, पीएफ वाला काम करना, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें पीएफ के लिए ये काम करना है, और बाकी और चीजें आएंगी तो उसके बारे में बताऊंगा। हाँ हाँ, ये आउटर कॉलम में निकालेंगे अपन इसको, मतलब अमाउंट वाला जो कॉलम होगा ना, तो पेमेंट में जब अपन लिखेंगे नहीं सैलरी, तो वहां पर इतना दिखाना पड़ेगा। और ये वाला काम आप अंदर में भी कर सकते हो, वर्किंग नोट भी बना के दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है यूवी, चलो। क्या, अच्छा सॉल्यूशन का फोटो लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट वही है, काम वैसे ही करना है, बस अब यहाँ पे फिगर्स चेंज हो गए। ठीक है, चलो करो।
आ गया? कितना है? आपका भी 6480 है, आपका भी उतना ही आया, तीनों का आपका उतना ही आया। आप लोगों का ऑनलाइन वालों, आप लोग बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चन? हम्म। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। क्या बोल रहे थे? 12% वाला समझ में नहीं आ रहा है। 12% जो निकलता है, पहले आप आरपीएफ की सैलरी कैलकुलेट किए थे? आरपीएफ की सैलरी का 12% निकालो, कितना आएगा? चलो मैं बना के बताऊं। देखो, हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलो मैं बना के बता रहा हूं, जिसको जिसको डाउट है वो क्लियर कर लेना। सबसे पहले अपन ये तीनों की बात करेंगे कि तीनों में से कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का 30-30 हजार, और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 15,000। चलो, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय, कितना रुपए का कंट्रीब्यूशन है? 30,000। ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, इसने भी कितना कंट्रीब्यूट किया है? लेकिन 30,000 जो है ना तो पूरा टैक्सेबल है ना ही पूरा एग्जेम्प्ट है। ये कुछ एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। आरपीएफ की सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होगा। ठीक। अब बताओ, आरपीएफ की सैलरी कितनी है, वो निकाल लेते हैं। आरपीएफ सैलरी, आरपीएफ की जो सैलरी होती है उसमें क्या कह लेते हैं? बेसिक सैलरी।
बेसिक सैलरी कितनी आएगी? 15,000 पर मंथ था, तो 15,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 180। उसके बाद क्या लेते हैं अपन यहाँ पे? कमीशन ऑन सेल्स, तो 2% है 5 लाख का, 5 लाख का 2% कितना आएगा? 10,000। प्लस क्या लेते हैं? डीएनएस पे। डीएनएस पे कितना लिखा है? 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 पर मंथ है, तो ये आएगा 36,000। तो सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 लाख, 2,26,000। ये समझ में आया कि नहीं यहां तक? अब ये 2,26,000 को हम यहां पे इसका क्या निकालेंगे? 12%, मतलब दैट इज 2,26,000 का 12% निकालेंगे। कितना? 27,120। तो 30,000 में माइनस कर दो, कितना आएगा? 288। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, और एग्जेम्प्ट कितना होगा? पीएफ के बैलेंस का 9.5%। तो पीएफ का बैलेंस कितना था? 12,000 था, सॉरी 1,20 था, तो 1,20,000 का 9.5% निकालोगे, कितना आएगा? 11,000। ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 36। ये आ गया आंसर। अगर ये आया है आप लोगों का तो करेक्ट है। आया था ये वाला आप लोगों का? आपका नूपुर वो नहीं आया था, उसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे आप? उसमें 1 लाख ले लिए थे। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में कितना दिया था? 1,20 दिया था, तो 1,20 लेंगे। ठीक है, यूवी आपका, आप तीनों का तो आ ही गया था, है ना आपका राशिद? अब जो डाउट पूछे थे आप लोग ऑनलाइन वालों, आप लोगों का आ गया था? अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट है इसमें? 12% वाले में अब क्या डाउट है बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। नहीं, ये मेरा एग्जाम्पल है, और बुक में जब क्वेश्चन आएंगे तब आप लोगों को इसी तरीके से उसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब मैं जो एग्जाम्पल बना रहा हूं बुक के क्वेश्चन का ही देख के, उसका ही रेफरेंस लेके ही मैंने एग्जाम्पल बनाया। तो वही तो, ये एग्जाम्पल कराने के पीछे पर्पस क्या है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाना है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करो बनाने का, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, क्या लेते हैं? कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? तो अब आप डिसाइड करो। हम्म, वो आप लोग निकालोगे ना?
देखो जो भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं बुक में वैसे क्वेश्चन है, वैसा चीज आपको देखने मिलेगा। आगे चेक करते हैं, एक मिनट। बताऊं मैं कितना है उदय? कितना है आपका? आपका आपका फैजिया? आगे आपका आपका कितना है? 66750। ऑनलाइन वालों भूपेंद्र, धनंजय, नैन्सी, नवाब, साइमा, सिमरन, टिकेश्वरी, यश। यस सर। यस सर क्या आया कि नहीं? आंसर कितना आया? सर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का एम्प्लॉयर का 16,800 माइनस में हाँ और एक्रूड इंटरेस्ट का 500। अच्छा ठीक। बताऊं मैं अब? साइमा जो है ना कैलकुलेशन सही करी है, लेकिन एक जगह उसकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो मेरे को सिखाना था। बाकी आप सभी लोगों का आंसर गलत है। क्यों है वो बता रहा हूं, सुनो। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लेते हैं? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय। ये क्या होता है? कितना कंट्रीब्यूशन किया उसने? 12,000 पर एनम। तो 12,000 रुपए कंट्रीब्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन था? अब ये एग्जेम्प्ट कहां तक होगा? अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। चलो आरपीएफ सैलरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना? 12,000 इंटू 12। उसके बाद क्या था? कमीशन। नॉर्मल कमीशन है तो नहीं लेंगे, कमीशन नहीं लेना है। उसके बाद डियरनेस पे है। डियरनेस पे कितना है? 5,000 इंटू 12, 60,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई आइटम है ऐड होने लायक? नहीं, तो 2,04,000। ठीक, तो यहाँ पे 2,04,000 का 12% निकालो।
कितना आया? लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा है, वर्ड। तो बाहर कितना जाएगा? नील जाएगा। मतलब ये वाली जो अमाउंट है ना, अमाउंट अप टू इतने तक की छूट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली अमाउंट जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 24,480 आया होगा, ठीक है, लेकिन 12,000 को एक्सीड करके आप अमाउंट को माइनस में मत निकाल देना। है ना? तो ये 12,000 आप यहां लिख भी दोगे, माइनस में दिखेगा तो दिखाना नहीं माइनस में। तो अपन क्या करेंगे, इसको 12, इसको यहां ऐसा दिखा देंगे अंदर में जो आया, लेकिन यहां पर कितना दिखाएंगे 12, और ये माइनस करके बाहर जाएगा, कितना आएगा? नील। लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10,000। अब 10,000 में कितना एग्जेम्प्ट होगा? 9.5% ऑफ किसका? पीएफ बैलेंस। और क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो पीएफ बैलेंस दिया ही नहीं है, पीएफ बैलेंस ही नहीं दिया है, तो क्या करोगे? पीएफ बैलेंस ही नहीं तो किसका 10% निकालोगे? 10,000 रुपए तो ब्याज की अमाउंट है। एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपको ब्याज जो मिल रहा है कितना मिल रहा है? तो आपके अकाउंट में कितना पैसा रहा होगा जिसका 10% मिला, तो आपको 10,000 ब्याज आया। आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए जमा होगा, 1,00,000 रहा होगा, तभी तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 ब्याज मिला है। तो ये कैसे पता चला 1,00,000 आया है मेरे को? इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10, रिवर्स कैलकुलेशन। तो पीएफ बैलेंस यहां पर निकालना पड़ेगा। पीएफ बैलेंस कैसे निकालोगे? जो ब्याज की अमाउंट है वो ले लो, इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10। कितना आएगा? अब यहां पर कितना एग्जेम्प्ट होगा? 9.5% किसका? 1,00,000 का। 9,500, ये माइनस कर दो तो कितना आएगा? 500 रुपया टैक्सेबल। ये ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, एक मिनट, हुई ऊपर ये भी है, ऐसे बनेगा। यहां पर भी क्या वर्ड इंपॉर्टेंट था? अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अप टू मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट से एग्जेम्पशन वाली चीज ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी चैप्टर की बात करूं मैं, किसी भी चैप्टर की, इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट हो रही है तो वो मेन अमाउंट से वो एग्जेम्पशन वाली चीज ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये वाला अमाउंट, अब आप लोगों को 7,000 5,000 जो आंसर आ रहा था वो कैसे आ रहा था? कमीशन इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि नॉर्मल कमीशन है, कमीशन ऑन सेल रहता तो लेते। ठीक है, आप क्या कर दिए थे? 14,000 मेरा पीएफ बैलेंस है। हाँ, अच्छा, और आपका? हाँ, अच्छा, आपका सेम, यूवी सेम। आप लोगों का वही गलती की, आप लोग भी नील के आगे नहीं बना। ठीक है, अब क्लियर है ना? तो अब पीएफ का बैलेंस नहीं दिया था। अब खुद सोचो ना भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो ना। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना परसेंट है? 10% ऑन पीएफ बैलेंस, और पीएफ बैलेंस नहीं दिया है। तो जितना भी पीएफ बैलेंस रहा होगा उसका 10% हमको 10,000 ब्याज मिला है। तो 10,000 का 10,000 ब्याज कब मिला होगा? जब आपका पीएफ बैलेंस कितना रहा होगा? 1,00,000 रहा होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो उससे पीएफ बैलेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इतना अगर ये 3 एग्जाम्पल अगर आप कर लिए ना, तो पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर लोगे।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का फोटो। तो आप लोगों को होमवर्क ये है कि तीनों एग्जाम्पल को वापस से अपना दिमाग से बनाओ। ठीक है, डला हुआ है। क्या बोल रहे हो? 20% दिया रहता तो 100/20 करते, 100/20 करते। इसको 100 डिवाइड बाय क्या करते? 20। तो ये आ जाता आपका कितना रुपया? 50,000। ठीक है। हाँ, ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ये सब ऐप में डला हुआ है पहले से, तो आप लोगों को देखोगे तो मिल जाएगा। हो गया? ठीक, चलो क्लास और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।